हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वर्नियर कैलिपर का जो प्रिसीजन था, वो जो सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकता था, दैट वाज 0.1 मिलीमीटर। अगर हम वर्नियर कैलिपर का प्रिसीजन और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो इस वजह से स्क्रू गेज एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। स्क्रू गेज का जो प्रिसीजन है वो 0.01 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर, 0.0001 मिलीमीटर और भी छोटा हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग का आज की क्लास का जो मेन मोटिव होगा कि स्क्रू गेज से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मेजरिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए। बाकी बहुत पार्ट और है, हर पार्ट का नाम पता होना चाहिए। जो बेसिक नेम्स है वो बता दूंगा मैं। तो स्क्रू गेज एक मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें यू टाइप का एक रिजिड यू टाइप का एक शेप होगा। ये फिक्स रहेगा और एक यहां पर ये फिक्स पार्ट होगा, इसको बोलेंगे एम्वेल, और ये जो आएगा इसको बोलेंगे स्पिंडल। इन दोनों को कंबाइन बोलते हैं स्टड। तो एक स्टड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, स्टड 1, स्टड 2। जहां पर ये वाला जो स्टड होगा ये फिक्स्ड रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, और ये वाला जो स्टड होगा ये मूवेबल होगा, ये वाला स्टड मूव करेगा। जैसा वर्नियर कैलिपर में एक वर्नियर स्केल होती थी, एक मेन स्केल होती थी, बिल्कुल वैसे स्क्रू गेज में एक मेन स्केल होगी और दूसरी सर्कुलर स्केल। तो ये वाला जो रॉड दिखाई दे रहा है, ये स्लीव बोलते हैं इसको, तो ये फिक्स रहता है। जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो ये मूव नहीं करेगा। तो ये वाला पार्ट फिक्स रहेगा, ये वाला पार्ट फिक्स रहेगा, ये वाला पार्ट फिक्स रहेगा। यहां पर एक स्केल बनी होती है और इस स्केल को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। इसके ऊपर एक सर्कुलर स्केल है, जो सर्कुलर स्केल ऐसे करके रोटेट कर सकती है। तो दिस इज अवर सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। और इसी के साथ ये वाला स्टड कनेक्टेड होता है, इसी को बोलते हैं स्पिंडल। तो जब हम लोग इसको घुमाते हैं तो उसके साथ ये मूव करता है, बिल्कुल स्क्रू के जैसा। मान लो ये स्क्रू होता और इसको मैं ऐसे करके घुमाता तो ये ऐसे करके पीछे की तरफ मूव करता, और ऐसे घुमाता इस तरीके से तो आगे की तरफ मूव करता। तो ये एक्चुअली स्क्रू की तरह बिहेव करता है कि जब हम लोग सर्कुलर स्केल को घुमाएंगे तो ये वाला जो स्पिंडल है, जो स्टड 2 है, ये लेफ्ट राइट मूव करेगा। अगर मैं इस वाली सर्कुलर स्केल को ऐसे घुमाता हूं इस तरीके से अपने हिसाब से क्लॉकवाइज, तो ये वाला जो स्पिंडल है ये राइट साइड पर मूव करेगा। और अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं अपने हिसाब से तो ये जो स्पिंडल है वो पीछे मूव करेगा। तो इतना बेसिक पार्ट समझ में आ गया होगा। मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, दो स्टड्स, एक को बोलते हैं एम्वेल और दूसरे को बोलते हैं स्पिंडल बोलते हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना होता है तो उस ऑब्जेक्ट को दोनों स्टड्स के बीच में फिट कर देते हैं। जैसे यहां पर एक बॉल फिट दिखाई दे रही होगी, तो मुझे इस बॉल का डायमीटर मेजर करना होगा, तो इन दोनों के बीच में इसको फिट कर दिया जाएगा। तो ये तो स्क्रू गेज का बेसिक पार्ट होगी। यहां पर एक आगे जब जाओगे तो लास्ट में एक रैचेट लगा होगा, रैचेट से हम लोग टाइट करते हैं। तो जब ये फिट हो जाएगा तो फिर इसके बाद टाइट होना बंद हो जाएगा। रैचेट इसलिए लगा होता है कि हम लोग अगर जबरदस्ती उसको टाइट करेंगे तो स्क्रू गेज के इस डिवाइस में डैमेज हो सकता है, या जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, डायमीटर मेजर करना चाह रहे हैं, वो दब भी सकता है। तो जब रैचेट फ्री हो जाता है कि स्पिंडल मूव करना बंद कर देता है, इसके बाद हम लोग उसको कसना बंद कर देते हैं। तो ये तो हो गया स्क्रू गेज का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझते हैं कि इससे मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो उसके पहले एक चीज समझना जरूरी है
एंड दैट इज कॉल्ड पिच। कि पिच क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग सपोज पानी की बोतल है और पानी की बोतल का हम लोगों ने कैप खोला, तो उस कैप को ऐसे करके रोटेट कराते हैं। तो जब एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता है, इसी को बोलते हैं पिच। या कोई स्क्रू खोलते हैं तो जब एक कंप्लीट रोटेशन मतलब उसको 360 डिग्री से रोटेट करा देते हैं तो वो जितना मूवमेंट करता है दैट इज कॉल्ड पिच। सपोज स्क्रू होता ऐसे रखा होता और फिर मैं इसको एक कंप्लीट रोटेशन कराता तो जितना भी चल गया दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। तो पिच का मतलब है कि कोई स्क्रू जब 360 डिग्री से रोटेट कराया जाएगा, एक कंप्लीट रोटेशन होगा, तो उस सिचुएशन में वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं पिच। तो फिलहाल मैं एक स्क्रू गेज डिस्कस कर रहा हूं। कई तरीके के स्क्रू गेज होंगे, कई तरीके का डिजाइन होगा, मतलब पिच की लेंथ अलग रखना, सर्कुलर स्केल के डिवीजन बदल देना। तो पहले मैं एक बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट तैयार कर रहा हूं कि मैंने एक स्क्रू गेज बनाया और उस स्क्रू गेज में नंबर ऑफ डिवीजन्स इन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 100। मैंने सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन्स रखे। सर्कुलर स्केल ये वाली स्केल है और इस स्केल में मैंने 100 डिवीजन्स बना दिए। फिर मैंने पिच डिफाइन करी, पिच, और पिच को मैंने डिफाइन कर दिया 1 मिलीमीटर। इसका मतलब सर्कुलर स्केल को जब 360 डिग्री से रोटेट करा दिया जाएगा, एक कंप्लीट रोटेशन दिया जाएगा, तो वो जो स्पिंडल मूव करेगा वो 1 मिलीमीटर। अब जैसे मैंने सर्कुलर स्केल को एक पूरा चक्कर घुमा दिया तो उस केस में स्पिंडल आगे चला गया होगा, तो उस स्पिंडल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 1 मिलीमीटर। तो मैंने यहां पर पिच डिफाइन कर ली 1 मिलीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब जो बातें मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से समझना। तो स्क्रू गेज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ, मेरा बेसिक मोटिव है कि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब जब मैंने सर्कुलर स्केल को एक पूरा चक्कर घुमा दिया तो स्पिंडल कितना मूव कर गया? 1 मिलीमीटर, क्योंकि पिच मैंने कितना डिफाइन किया? 1 मिलीमीटर। लेकिन जब मैंने सर्कुलर स्केल को एक पूरा रोटेशन कराया होगा तो उसमें मैंने 100 डिवीजन्स रखे थे, तब मैं बोल सकता हूं कि 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीमीटर मूवमेंट ऑफ स्पिंडल, मूवमेंट ऑफ स्टड, वो जो रॉड मूव करती है इसकी बात कर रहा हूं कि 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन के चलने का मतलब है कि जो हमारा स्पिंडल है, जो स्टड है, वो स्टड कितना डिस्टेंस चल जाएगा? 1 मिलीमीटर चल जाएगा। तो यहां से फिर हम लोग ये और 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन का हिडन मतलब है कि दिस इज 1 कंप्लीट रोटेशन। सर्कुलर स्केल को अगर एक कंप्लीट रोटेशन कराया जाए तो स्पिंडल 1 मिलीमीटर ट्रेवल करेगा और 1 कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन घूम जाएंगे। तो जब सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन क्रॉस कर जाएंगे तो स्पिंडल चलेगा 1 मिलीमीटर। इसका मतलब 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/100 मिलीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो हमें एक सर्कुलर स्केल डिवीजन के करस्पॉन्डिंग स्पिंडल का मूवमेंट समझ में आ गया और यही सबसे छोटा मेजरमेंट होगा इस इंस्ट्रूमेंट का। तो इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे लीस्ट काउंट। तो ये बेसिक पार्ट समझ में आ गया होगा कि जब हमें कोई ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना है तो इनके बीच में फिट करना होगा और इसके लिए इस स्पिंडल को मूव कराना होगा। इस स्पिंडल को मूव कराने का तरीका है कि सर्कुलर स्केल को घुमाओ और सर्कुलर स्केल में मैंने 100 डिवीजन रखे हैं, तो अगर मैं एक चक्कर घुमा देता
तो 1 मिलीमीटर चलता। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनका आंसर सोचना। मैंने सर्कुलर स्केल को एक पूरा चक्कर लगवा दिया तो स्पेंडल कितना चला? 1 मिलीमीटर। अगर मैं 2 पूरे चक्कर लगवा देता तो कितना चलता? 2 मिलीमीटर। 3 पूरे चक्कर लगवाता तो कितना चलता? 3 मिलीमीटर। 10 पूरे चक्कर करवा देता तो कितना चलता? 10 मिलीमीटर। इसका मतलब अगर 10 पूरे रोटेशंस होते तो इनके बीच का गैप 10 मिलीमीटर के इक्वल होता। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मुझे इस बॉल का डायमीटर मेजर करना था और वो डायमीटर मैंने मान लिया डी है। यहां पर मेजर कर रहा हूं कि मुझे बॉल का डायमीटर मेजर करना है और इस डायमीटर को मेजर करने के लिए मैंने स्पिंडल को इधर चलाया होगा। इस स्पिंडल को चलाया कैसे होगा? इस सर्कुलर स्केल को घुमाया होगा। मैंने बोला मैंने सर्कुलर स्केल के 4 पूरे रोटेशन करा दिए। सर्कुलर स्केल के 4 पूरे रोटेशन करा दिए और प्लस सर्कुलर स्केल के 63 डिवीजन भी क्रॉस करा दिए। अब सर्कुलर स्केल में तो 100 डिवीजन्स बनाए ना मैंने, तो पहले तो मैंने 1 2 3 4 4 पूरे रोटेशन कराए, 4 कंप्लीट रोटेशन। और प्लस 5वां रोटेशन कंप्लीट तो नहीं किया लेकिन 63 सर्कुलर स्केल के डिवीजन क्रॉस करा दिए, तो प्लस 63 सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि स्पिंडल कितना चल गया होगा। तो एक रोटेशन में स्पिंडल चलता है 1 मिलीमीटर, तो 4 रोटेशन में स्पिंडल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो ट्रैवल किया होगा 4 मिलीमीटर। 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन मतलब एक रोटेशन में चलता है 1 मिलीमीटर, तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन में चलेगा 1/100 मतलब 0.01 मिलीमीटर। और यहां पर सर्कुलर स्केल के डिवीजन 63 थे, तो एक डिवीजन में चलता है 0.01 मिलीमीटर, तो 63 का मतलब है कि 63 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी 4.63 मिलीमीटर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि स्क्रू गेज से मेजरमेंट कैसे करना होता है। अब कुछ चीजें बेसिक समझना, आंसर देना। दोनों स्टड को मैंने टच कर दिया, ये दोनों दूसरे से टच हो गए। इसके बाद मैंने सर्कुलर स्केल को एक चक्कर घुमाया तो स्टड 1 तो फिक्स रहेगा, स्टड 2 कितना चलेगा? आंसर देना है। एक चक्कर घुमाया तो कितना चलेगा? पिच के बराबर, और पिच कितना? 1 मिलीमीटर। इसका मतलब स्पिंडल 1 मिलीमीटर आगे चला गया, तो ये गैप कितना हो गया? 1 मिलीमीटर। 2 चक्कर घुमा दिए तो 1 और चला गया, 2 मिलीमीटर। मैंने बोला मैंने 7 पूरे रोटेशन करा दिए, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो 7 रोटेशन में 7 मिलीमीटर तो ये चल गया। और फिर मैंने सपोज 21 सर्कुलर स्केल के डिवीजन और क्रॉस करा दी, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन में जो स्पिंडल का मूवमेंट था वो 0.01 मिलीमीटर था, तो 21 में 0.21 मिलीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस आगे पता चल जाएगी। एंड दिस इज द बेसिक मेजरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रू गेज। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, राइट? जैसे मैं एक और एग्जांपल सेट करता, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, कि जब हम लोगों ने मेजरमेंट स्टार्ट किया तो उस समय एक स्टड ये था, और इसकी तो हमें चिंता करनी नहीं होती क्योंकि ये वाला जो स्टड होता है ये फिक्स्ड रहता है, ये चलता नहीं है, और ये इस यू ट्यूब के ये यूज टाइप का शेप होता है इसके साथ कनेक्टेड होता है। एक दूसरा जो स्टड था जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल, वो इसको फिलहाल टच कर रहा है ऐसे, तो ये S2। इस समय इनके बीच में कोई गैप नहीं है। इसके बाद यहां पर स्लीव जो होती है तो ये मेन स्केल होती है, और इसके ऊपर ये सर्कुलर स्केल होती है ऐसे,
और इस सर्कुलर स्केल में होते हैं डिविजन्स, जिसको मैंने बोला था सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो फिलहाल हम लोगों ने जो केस लिया था वो केस था 100 डिवीजन का। तो ये रेफरेंस लाइन हो गई, ये 0 1 2 3 4 5 और यहां पर आएगा 99 और ये 98 97 96 95 और 100 वाली लाइन इसी 0 के साथ कोइंसाइड कर जाएगी। इस समय सर्कुलर स्केल से मेन स्केल पूरी तरीके से ढकी है, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 0। इस समय सर्कुलर स्केल ने मेन स्केल को पूरी तरीके से ढक रखा है। जैसे जैसे हम इसको घुमाते चले जाएंगे तो ये जो सर्कुलर स्केल है मूव करना शुरू कर देगी और मेन स्केल खुलना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम लोग बात करते पिच की, तो पिच हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके कि फिलहाल हम लोगों ने जो पिच लिया है दैट पिच इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। पिच का मतलब है कि एक रोटेशन में स्पिंडल ने जो भी डिस्टेंस चला होगा उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पिच। अब जब हम लोगों ने सर्कुलर स्केल को मूव कराना शुरू किया, इसको मूव कराना शुरू किया, जब इसको रोटेट कराना शुरू किया तो इसने मूव करना शुरू कर दो। इसके साथ क्या मूव करेगा, इसके साथ ये मूव करेगा, तो इसके बीच में गैप क्रिएट होगा। तो जब मैंने सर्कुलर स्केल को घुमा दिया तो ये वाला जो स्टड था ये तो फिक्स्ड है S1 और मूव कराने पर ये थोड़ा सा मूव कर गया S2 और इसने सपोज X मूव कर दिया, तो ये सर्कुलर स्केल भी उतना मूव कर गई होगी। तो यहां पर जो मेन स्केल होगी वो थोड़ी सी ओपन हो चुकी होगी, 0 1 2 3 4 और सर्कुलर स्केल ये आ गई ऐसे। लेकिन यहां पर जो 5 है ये 5 अभी दिख नहीं रहा है, 4 तक दिख रहा है। अब सर्कुलर स्केल के डिवीजन्स और बना लेते हैं, तो ये सर्कुलर स्केल के डिवीजन्स आ गए और सपोज मैंने बोल दिया 75 76 77 78 74 एंड सो ऑन। हमें बताना है कि x की वैल्यू कितनी है, इस x की वैल्यू। तो गौर से देखना, पिच को हमने डिफाइन किया था 1 मिलीमीटर, तो ये सर्कुलर स्केल 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर तो टोटल चल चुकी है, मतलब ये भी 4 मिलीमीटर शिफ्ट हो चुका है। इसके अलावा इतना डिस्टेंस और मेजर किया उसने और वो डिस्टेंस 75 सर्कुलर स्केल डिवीजन क्रॉस हो गए, 75, लेकिन 76 अभी क्रॉस नहीं हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं कि इस मेजरमेंट के लिए 4 तो कंप्लीट रोटेशंस कराए गए होंगे और तभी 4 मिलीमीटर यहां पर मूवमेंट हुआ। 5वां रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अदरवाइज यहां पर 5 दिखने लगता। तो 4 कंप्लीट रोटेशन, इसके बाद 75 सर्कुलर स्केल डिवीजन क्रॉस किए। तो मैं कह सकता हूं कि जो यहां पर मेजरमेंट आएगा वो मेजरमेंट आएगा 4 मिलीमीटर। ये तो 4 रोटेशन की वजह से हो गया और प्लस 75 सर्कुलर स्केल डिवीजन और क्रॉस कर गए। और एक सर्कुलर स्केल डिवीजन हमें पता है 4 मिलीमीटर प्लस 75 इंटू 0.01 मिलीमीटर, जिसको हम लोगों ने बोला था लीस्ट काउंट है। तो यहां पर हम लोगों ने मेजरमेंट ऐसे निकाल लिया x की वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज रीडिंग इन मेन स्केल। अब मेन स्केल का रीडिंग जो यहां पर दिखने लगे, अब 4 दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब रीडिंग इन मेन स्केल इज 4 मिलीमीटर। तो रीडिंग इन मेन स्केल प्लस कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन क्रॉस किए उसको मैंने n से लिख दिया और इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट आ जाएगा वो लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, राइट। तो जैसे यहां पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और अभी जीरो एरर की बात बाद में डिस्कस करेंगे। अब एग्जांपल है कि मैंने जब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना चाहा तो इन स्टड्स के बीच में उसको फिट कर दिया। मान लो एक सिलेंडर है
और इस सिलेंडर का हमें डायमीटर मेजर करना है। तो इस डायमीटर को मैंने d मान लिया और ये स्पिंडल स्टड 2 स्टड 1 फिक्स है और ये मूव कर गया। हमें बताना है कि डायमीटर की वैल्यू कितनी आ रही होगी। तो आगे जब हम लोगों ने मेन स्केल को देखा तो मेन स्केल 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसके बाद बाकी पार्ट सर्कुलर स्केल से हिडन था। सिचुएशन कुछ ऐसे थी। फिर हम लोगों ने जब सर्कुलर स्केल के डिवीजन्स देखे तो वो डिवीजन्स कुछ ऐसे आ रहे थे। मान लिया ये 43 था, ये 44, 45, 46, 42, 41। हमको बताना है कि इसका डायमीटर कितना आएगा। तो डायमीटर बताना तो एक सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू रीडिंग इन मेन स्केल प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होगा सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन में कितना चलता है। तो 100 डिवीजन में चल जाता है 1 मिलीमीटर, तो एक डिवीजन में चलेगा 0.01 मिलीमीटर। तो रीडिंग इन मेन स्केल यहां पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो यहां पर बोल सकते हैं रीडिंग इन मेन स्केल इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर। इसके बाद सर्कुलर स्केल का कौन सा क्रॉस कर गया, 43, तो दिस इज 43। और इस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट का मतलब है कि 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है। तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.01 मिलीमीटर, तो 0.01 मिलीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 3.43 मिलीमीटर्स। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, अब इससे एक क्वेश्चन में और पूछता तो क्लियरिटी आती है उसमें। अब मैं बोलता कि कितने कंप्लीट रोटेशन कराए गए होंगे, तो 1 मिलीमीटर चलाने के लिए 1 कराना पड़ेगा। तो यहां पर 3 मिलीमीटर तक तो ट्रैवल कर ही चुका है। इसका मतलब 3 तो कंप्लीट रोटेशन हो गए होंगे। और इसके बाद चौथा रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उसमें 43 सर्कुलर स्केल डिवीजन तो क्रॉस हो गए। तो 3 कंप्लीट रोटेशन प्लस 43 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। तो इस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग और भी डिफाइन करें, जैसे एक एग्जांपल में और लेता कि हमें मेन स्केल ऐसे दिख रही है 0 1 2 3 4 5, और इसके बाद ये सर्कुलर स्केल है। इसके बाद की मेन स्केल हिडन है और सर्कुलर स्केल के डिवीजन्स कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। मान लेते हैं ये 77, ये 76, 75, 78, 79 एंड सो ऑन। हम लोगों से बोला जाता है कि बताओ क्या रीडिंग आ रही होगी। तो रीडिंग इन मेन स्केल कितना पहले वो पता करते हैं। तो रीडिंग इन मेन स्केल इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट हम लोग पहले निकाल के रख लेंगे। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। जब कभी लीस्ट काउंट निकालना होगा तो क्या चेक करोगे, लीस्ट काउंट निकालना होगा तो ये पता करोगे कि सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन को घुमाने में स्पिंडल कितना मूव करता है। तो सर्कुलर स्केल में हम लोगों ने बना रखे 100 डिवीजन। तो जब 100 डिवीजन घूमते हैं मतलब एक पूरा चक्कर होता है, तब वो पिच के बराबर चलता है। और पिच को डिफाइन किया है 1 मिलीमीटर। इसका मतलब 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन घुमाने पर स्पिंडल चलता है 1 मिलीमीटर। तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन घुमाने पर स्पिंडल चलेगा 1/100 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। और उसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले तो हम लोग लीस्ट काउंट डिफाइन कर लेंगे। अब हमें निकालना था कि इस समय इंस्ट्रूमेंट कितना रीडिंग दे रहा है। तो अगर रीडिंग कैलकुलेट करनी तो रीडिंग को बोल सकते हैं x इज इक्वल टू रीडिंग इन मेन स्केल, दैट इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर्स, प्लस सर्कुलर स्केल का 77 क्रॉस हो चुका है। 77 सर्कुलर स्केल डिवीजन को हम लोगों ने क्रॉस करा लिया है और लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.01 मिलीमीटर के इक्वल है। तो दिस इज इक्वल टू 5.77 मिलीमीटर इज द रीडिंग। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा इस बात को रिफ्रेश कर देते हैं
जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। अब कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनका केवल तुम्हें आंसर करना है। सर्कुलर स्केल में मैंने कितने डिवीजन रखे? 100। ये कौन सी स्केल है? सर्कुलर। पिच को कितना रखा? पिच को रखा 1 मिलीमीटर। पिच को 1 मिलीमीटर रखा और सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन्स रखे। इज दैट ओके? अगर मुझे स्पेंडल S2 को, इस जो स्टड S2 है जिसको हम लोग स्पेंडल बोलते हैं, ये वाला पार्ट, अगर इसको राइट साइड पर मूव कराना है तो हम लोग इस सर्कुलर स्केल को ऐसे घुमाएंगे। अगर इसको इस साइड पर मूव कराना है तो इस सर्कुलर स्केल को ऐसे घुमाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही? अब मुझे बताना है कि मैंने सर्कुलर स्केल को पकड़ा, एक चक्कर घुमा दिया, तो ये स्पेंडल किधर आएगा? मेरी तरफ या दूर? मेरी तरफ आएगा। ऐसे चलेगा। कितना चलेगा? पिच के बराबर। पिच कितना था? 1 मिलीमीटर। इसका मतलब जब मैंने सर्कुलर स्केल को एक चक्कर घुमा दिया तो वो मेरी तरफ 1 मिलीमीटर आ गया। मतलब ये गैप 1 मिलीमीटर से बढ़ गया। 2 चक्कर घुमा देता तो 2 मिलीमीटर। एक चक्कर घुमाया तो कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन टॉस करा दिए? 100, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन जब मैंने घुमा दिए तो वो चला 1 मिलीमीटर। तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन अगर केवल घुमाता तो चलता 1/100 मिलीमीटर, मतलब 0.01 मिलीमीटर, एंड दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जब किसी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना होता है, उस ऑब्जेक्ट को दोनों स्टड के बीच में फिट कर देते हैं। इसके बाद चेक करते हैं कि हमने कितना घुमाया था और उस रोटेशन के करस्पॉन्डिंग उस स्पेंडल का मूवमेंट कितना था। तो अगर केवल बेसिक फॉर्मूले की बात करनी तो कह सकते हैं x इज इक्वल टू रीडिंग इन मेन स्केल और प्लस n टाइम्स लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट का सिंपल सा मतलब स्क्रू गेज के लिए क्या होगा? लीस्ट काउंट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टड 2, मतलब स्पेंडल, when circular scale is rotated by 1 circular scale division. Least count is the distance traveled by the spindle when 1 circular scale division is rotated in circular scale. लीस्ट काउंट की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें सीधे सीधे x की वैल्यू आ जाएगी। राइट? आई थिंक स्क्रू गेज का जो मेजरिंग कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। तो अभी और टाइप के भी डिजाइन करेंगे, जैसे कि सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन रखे थे, अगली बार 50 रखेंगे, फिर नेक्स्ट बनाएंगे उसमें 25 रखेंगे, लेकिन जो मेजरिंग कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो नहीं चेंज होगा। फिर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे जीरो एरर्स के बारे में। हम लोग लेते हैं एक अगला एग्जांपल, तो उसमें एक स्लाइड डिफरेंस क्रिएट करता हूं कि ये जो सर्कुलर स्केल थी, ये वाली, इस सर्कुलर स्केल में मैंने डिवीजन्स बना दिए 50, यहां पर 50 डिवीजन्स। जो पिछला केस सॉल्व किया उसमें सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन्स थे? 100 डिवीजन्स थे। और अब मैंने 50 डिवीजन्स बना दिए, लेकिन अब की बार हम लोगों ने जो पिच डिफाइन करी है, वो पिच मैंने डिफाइन कर दी 0.5 मिलीमीटर्स। अब की बार पिच 0.5 मिलीमीटर्स है और सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन्स हैं वो 50 डिवीजन्स हैं। देयर आर 50 डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, और पिच को हम लोगों ने डिफाइन किया 0.5 मिलीमीटर। पिछले केस में जो पिच डिफाइन की थी वो डिफाइन की थी 1 मिलीमीटर। पिच का मतलब क्या? पिच का मतलब है कि अगर हम लोग इस स्पिंडल को या सर्कुलर स्केल को एक पूरा चक्कर घुमा देते हैं तो ये जो स्टड है, जो स्पिंडल है, ये जितना डिस्टेंस मूव करेगा दैट इज कॉल्ड पिच। अब की बार सर्कुलर स्केल में केवल 50 डिवीजन्स हैं
और पिच की वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर। इसका मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन में स्पिंडल कितना मूव करेगा? 0.5 मिलीमीटर इन 1 कंप्लीट रोटेशन। स्टड S2 moves 0.5 मिलीमीटर। अगर एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो जो स्टड S2 है, जिसको स्पिंडल बोलते हैं, वो चलता है 0.5 मिलीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं इन 2 कंप्लीट रोटेशंस स्टड S2 मूव्स, इसका डबल चलेगा, और डबल चलेगा तो दैट इज 1 मिलीमीटर। बात घूम फिर करके वहीं आ गई। एक कंप्लीट रोटेशन में चला कितना? 0.5 मिलीमीटर। तो 2 कंप्लीट रोटेशन में कितना चलेगा? 1 मिलीमीटर। एक कंप्लीट रोटेशन करने पर सर्कुलर स्केल के जितने डिवीजन्स थे सारे इस रेफरेंस लाइन को क्रॉस कर चुके होंगे, इस वाली रेफरेंस लाइन को। तो एक कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर स्केल के 50 डिवीजन्स क्रॉस किए, तो 2 कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन्स क्रॉस करेंगे। तो यहां पर जो लिखा है 2 कंप्लीट रोटेशन, तो 2 कंप्लीट रोटेशन का मतलब है कि 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स हैज क्रॉस्ड। तो 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स is equivalent to 1 millimeter movement of stud S2। मतलब 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन का मतलब है कि ये जो S2 है, स्पिंडल है, ये 1 मिलीमीटर आगे ट्रैवल करेगा। तो यहां से फिर एक बात हम लोग बोल सकते हैं कि 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीमीटर मूवमेंट, देन 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स is equal to 1 upon 100 millimeters and this is equal to 0.01 millimeter। तो हमें 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन की वैल्यू मिल गई, और 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन सबसे छोटा मेजरमेंट है, इसीलिए इसको बोलेंगे लीस्ट काउंट। तो इस वाले इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अभी भी कितना है? 0.01 मिलीमीटर। हाँ, क्या चेंजेस आ गए होंगे? सर्कुलर स्केल में पहले थे 100 डिवीजन, और अब की बार हम लोगों ने सर्कुलर स्केल में रख के 50 डिवीजन। इसका मतलब अब हम छोटे साइज का स्क्रू गेज बना सकते हैं, लेकिन बातें सारी वही रहेंगी। तो इस वाले इंस्ट्रूमेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिजाइन बनाया है, उस बात को मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है, पिच की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर है। इसका मतलब सर्कुलर स्केल जब एक पूरा चक्कर करेगी तो ये जो स्पिंडल मूव करेगा वो 0.5 मिलीमीटर। तो जब सर्कुलर स्केल 2 कंप्लीट रोटेशन कर जाएगी तो स्पिंडल कितना मूव कर जाएगा? 1 मिलीमीटर। और एक कंप्लीट रोटेशन में 50 सर्कुलर स्केल के डिवीजन क्रॉस करते हैं, तो 2 कंप्लीट रोटेशन में 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन क्रॉस करेंगे। तो 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर मूवमेंट ऑफ स्पिंडल। मतलब जब 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन क्रॉस करेंगे तो ये वाला स्टड S2 1 मिलीमीटर ट्रैवल कर चुका होगा। इसका मतलब दोनों के बीच का गैप 1 मिलीमीटर आ चुका होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर मूवमेंट ऑफ स्पिंडल, देन 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर मूवमेंट ऑफ स्पिंडल। अब इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब सपोज हम लोगों ने एक स्क्रू गेज लिया और उस स्क्रू गेज में कोई भी जीरो एरर नहीं था। इसका मतलब जब ये दोनों स्टड्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ये S1 और दूसरा S2, S1 छोटा वाला स्टड है और S2 बड़ा वाला। S1 फिक्स रहता है और S2 मूव करता है। इस समय यहां पर जो मेन स्केल है वो पूरी तरीके से ढकी होगी और सर्कुलर स्केल से पूरी तरीके से
ऐसे हिडन होगी और यहां पर कुछ मार्क बने होंगे 0 1 2 3 और यहां पर और बीच में डिविजन्स बना देते हैं। तो दिस इज 0.5, दिस इज 1.5 एंड दिस इज 2.5। और जो हम लोगों की सर्कुलर स्केल के डिविजन्स थे वो सर्कुलर स्केल के डिविजन्स ऐसे थे। अगर कोई जीरो एरर नहीं है तो सर्कुलर स्केल का जीरो इस रेफरेंस लाइन पर लाई करेगा 1 2 3 4 और ये आएगा 99, दिस इज 98, दिस इज 97, दिस इज 96। तो इस इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर। इस समय मेजरमेंट कितना है? 0। अब हमें जब किसी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना था तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग इन दोनों स्टड्स के बीच में फिट कर देते हैं। तो जब इन दोनों, सपोज इस बॉल का डायमीटर मेजर करना था ऐसे, तो हम लोगों ने इन दोनों स्टड्स के बीच में इस बॉल को फिट कर दिया और ये डायमीटर डी हमें मेजर करना था। तो उस केस में जब सर्कुलर स्केल मूव करेगी तो सर्कुलर स्केल सपोज यहां पर पहुंच गई ये, और सर्कुलर स्केल जब मूव करेगी तो मेन स्केल खुलना शुरू हो जाएगी। तो मेन स्केल के डिविजन्स बना लेते हैं ऐसे, इतने दिखाई देंगे 0 1 2, दिस इज 0.5, दिस इज 1.5, दिस इज 2.5, ये वाला 2.5 है। तो 2.5 तो हमें दिख रहा है लेकिन 3 नहीं दिख रहा है। अब सर्कुलर स्केल के डिविजन्स हम लोग और बनाते हैं, सर्कुलर स्केल के डिविजन्स। तो सर्कुलर स्केल के डिविजन्स सपोज ये डिविजन्स हैं, और एक बात ऑब्वियस सी कि हम लोगों ने स्केल को ऐसे घुमाया होगा तभी तो स्पेंडल ऐसे मूव कर रहा होगा, तो नंबरिंग कुछ ऐसे आ रही होगी। यहां पर सपोज मैंने मान लिया कि दिस इज 43, दिस इज 44, दिस इज 45, दिस इज 46, दिस इज 42। तो मेन स्केल में कितना मूव कर चुका है? 2.5। तो यहां पर बोल सकते हैं कि जो रीडिंग इन मेन स्केल है उसकी वैल्यू 2.5 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन क्रॉस कर चुका है? 43, 44 अभी क्रॉस नहीं किया है। तो जो n की वैल्यू आ गई दैट इज 43। लीस्ट काउंट हम लोग पहले निकाल चुके हैं, दैट वाज 0.01 मिलीमीटर। तो हमें अगर आंसर लिखना है तो बोल सकते हैं कि रीडिंग इन मेन स्केल 2.5 प्लस 43 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। तो दिस विल बी 2.5 प्लस 0.43, तो 2.5 प्लस 0.43 एंड दिस इज 2.93, दिस मच मिलीमीटर्स। एक क्वेश्चन मैं पूछता, कितने कंप्लीट रोटेशंस हो चुके होंगे? ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इस केस में कितने कंप्लीट रोटेशंस हो चुके होंगे। 1 कंप्लीट रोटेशन में चलता है 0.5, क्योंकि पिच को हम लोगों ने डिफाइन किया है 0.5 मिलीमीटर। तो 0.5 जब यहां से यहां तक चला होगा तो 1 रोटेशन, यहां तक पहुंचा होगा 2 रोटेशन, यहां पर पहुंचा है 3 रोटेशन, यहां पर पहुंचा है 4 रोटेशन और यहां पर पहुंचा है 5 रोटेशन। इसका मतलब इस केस में 5 तो कंप्लीट रोटेशन हुए होंगे और 6वां रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो उसमें केवल सर्कुलर स्केल के 43 डिविजन्स क्रॉस किए। तो यहां पर 5 कंप्लीट रोटेशन है प्लस 43 सर्कुलर स्केल डिविजन्स और क्रॉस कर चुके हैं। तो आई थिंक ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर देना तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। मैंने फिलहाल जो अभी इंस्ट्रूमेंट बनाया, स्क्रू गेज बनाया, उसमें सर्कुलर स्केल में थे 50 डिवीजन, पिच की वैल्यू थी 0.5। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने 9 कंप्लीट रोटेशन करा दिए, 9 कंप्लीट रोटेशंस और प्लस 27
सर्कुलर स्केल डिवीजन और रोटेट करा दिया। मतलब जब मुझे किसी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना था तो मैंने देखा कि 9 तो कंप्लीट रोटेशन करा चुका हूं और इसके बाद 27 सर्कुलर स्केल डिवीजन और क्रॉस करा चुका हूं। तो हमें बताना है कि स्पिंडल ने कितना मूव किया होगा। जितना स्पिंडल मूव करेगा मतलब स्टड मूव करेगा उतना ही तो गैप आएगा, तो वही रीडिंग आएगी। तो हम लोग इस रीडिंग को बोल सकते हैं 1 कंप्लीट रोटेशन का मतलब पिच, और पिच थी वहां पर 0.5 मिलीमीटर, और हम लोगों ने करा दिए 9 कंप्लीट रोटेशन। इसका मतलब इतना तो 9 कंप्लीट रोटेशन की वजह से मूवमेंट हुआ होगा। और फिर 27 सर्कुलर स्केल डिवीजन और आ गए, तो 27 सर्कुलर स्केल डिवीजन, और एक सर्कुलर स्केल डिवीजन घुमाने पर वो चलता है 0.01 मिलीमीटर, जिसको हम लोगों ने लीस्ट काउंट बोला था। इसका मतलब जो टोटल वैल्यू आ गई वो 4.5 मिलीमीटर और प्लस 0.27 मिलीमीटर्स, दोनों को ऐड करेंगे 4.5 प्लस 0.27 इज इक्वल टू 4.77 मिलीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी सिंपली समझ में आ गया होगा। अगर चाहते हो कि और क्लियर करना है तो एक डिजाइन में और बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब की बार मैं एक तरीके से और डिफाइन करता हूं। मैंने अब की बार पिच को रखा है, अब की बार पिच को रख दिया 0.25 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो ये वाली जो लेंथ आ गई वो 0.25 मिलीमीटर। इस केस में मैंने पिच को रखा है 0.25 मिलीमीटर्स। पिच 0.25 millimeters. Okay. Number of division on circular scale is equal to 25. पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किया था, सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स रखे थे। दूसरा सॉल्व किया सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स रखे। अब जो तीसरा एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर सर्कुलर स्केल में हम लोगों ने केवल 25 डिविजन्स रखे और पिच को डिफाइन किया 0.25 मिलीमीटर्स। अब पहले तो इसका हमें लीस्ट काउंट निकालना है। पिच का मतलब होता है कि जब सर्कुलर स्केल एक पूरा चक्कर घूमेगी तो स्पिंडल जितना मूव करेगा, तो पिच को मैंने डिफाइन किया है 0.25 मिलीमीटर। इसका मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 0.25 मिलीमीटर मूवमेंट ऑफ स्पिंडल। अगर एक कंप्लीट रोटेशन कराएंगे तो स्पिंडल पिच के बराबर चलेगा। तो अगर यहां पर मैं बोलता है कि 4 कंप्लीट रोटेशन, 4 रोटेशंस इज इक्विवेलेंट टू, तो एक रोटेशन में अगर 0.25 चलता है तो 4 रोटेशन में चलेगा 4 इंटू 0.25 मिलीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। एक रोटेशन में कितने डिवीजन क्रॉस किए होंगे सर्कुलर स्केल की, वो तो हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं कि एक उसमें सर्कुलर स्केल में 25 डिवीजन थे। तो 1 कंप्लीट रोटेशन का मतलब है कि सर्कुलर स्केल के 25 डिवीजन क्रॉस हो गए। तो 4 सर्कुलर रोटेशंस का मतलब है कि 100 डिवीजन्स क्रॉस कर चुके होंगे। तो 4 रोटेशंस इज इक्विवेलेंट टू 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीमीटर मूवमेंट ऑफ स्टेट टू स्पिंडल। मतलब जब 4 कंप्लीट रोटेशन होंगे तो स्पिंडल 1 मिलीमीटर ट्रैवल करेगा और 4 कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन्स क्रॉस कर चुके होंगे। कुल मिलाकर के बात घूम फिर करके वहीं आ गई कि 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/100 मिलीमीटर्स एंड दिस इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर्स। ओके,
इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो लीस्ट काउंट हमें मिल गया, ये जो वैल्यू आ गई इसी को हम लोग बोलेंगे कि दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट का मतलब, स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि एक सर्कुलर स्केल डिवीजन घुमाने पर स्पिंडल कितना चलता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, और वही इस इंस्ट्रूमेंट का सबसे छोटा मेजरमेंट होता है। अब सपोज मैंने एक स्क्रू गेज लिया और इसी टाइप का स्क्रू गेज कि वहां पर सर्कुलर स्केल में 25 डिवीजन है और पिच की वैल्यू 0.25 है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देना। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल 1, मैंने 11 रोटेशंस करा दिए। कंप्लीट रोटेशंस करा दिए और प्लस सर्कुलर स्केल में 25 डिवीजन थे तो उसमें 7 सर्कुलर स्केल डिवीजन और घुमा दिए। 11 बार पूरा घुमाया और फिर केवल सर्कुलर स्केल के 7 डिवीजन घुमाए। व्हाट विल बी द मेजरमेंट? तो हम लोग बोल सकते हैं एक रोटेशन का मतलब था 0.25 मिलीमीटर, तो 11 रोटेशन का मतलब है कि इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 7 सर्कुलर स्केल डिवीजन, और एक सर्कुलर स्केल डिवीजन के करस्पॉन्डिंग जो मूवमेंट होता था वो 0.01 मिलीमीटर। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर हम लोग लिख, ऐसे बोल सकते हैं 11 रोटेशंस थे तो 11 रोटेशंस को हम लोग लिख देते 10 रोटेशन प्लस 1। 4 रोटेशन में चलता था 1 मिलीमीटर, तो इसको लिख देते 8 प्लस 3 लिख सकते हो, इसको लिख सकते 8 प्लस 3। 4 रोटेशन में चलता था 1 तो 8 रोटेशन में चलेगा 2 मिलीमीटर, और एक रोटेशन में चलता था 0.25 तो 3 रोटेशंस में चलेगा 0.75, तो 2.75 तो यही आ गया, और प्लस 7 और थे तो 0.07, तो 2.75 प्लस 0.07, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से पूछता कि स्क्रू गेज पहले ऐसा दिखा कि दोनों स्टड S1 और S2 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसके बाद मेन स्केल पूरी तरीके से सर्कुलर स्केल से छुपी हुई है। यहां पर जो मेन स्केल है वो सर्कुलर स्केल से पूरी तरीके से छुपी हुई है, ऐसे 0 1 2, और अब की बात टोटल 25 डिवीजन्स थे तो यहां पर आएगा 24, इसके नीचे आएगा 23, फिर 22। ये तो इनिशियल सिचुएशन है, अभी मेन स्केल का कुछ हमें दिख नहीं रहा है। फिर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट का साइज मेजर किया, तो उस ऑब्जेक्ट को इन दोनों स्टड्स के बीच में फंसा दिया, और सपोज हमें ये डायमीटर मेजर करना था, तो ये वाला स्टड जिसको स्पिंडल बोलते हैं ये तो मूव कर चुका होगा, तो सर्कुलर स्केल भी मूव कर चुकी, लेकिन रेफरेंस लाइन मूव नहीं करती। रेफरेंस लाइन 0 1 2, और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 एंड सो ऑन, और हमें जो सर्कुलर स्केल दिखाई दी वो ऐसे दिखाई दी, और सर्कुलर स्केल के डिवीजन्स ऐसे दिखाई दिए। ये था सपोज 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 25 डिवीजन से टोटल। इसमें हमें बताना है डी की वैल्यू क्या थी। आई थिंक अगर चीजों को ध्यान से सुना है तो समझ में आ गया होगा। इस केस में हम लोगों ने जो पिच बोला था, तो पिच की वैल्यू थी 0.25 मिलीमीटर। एक चक्कर घुमाने में 0.25 मिलीमीटर। पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जो अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, कितने कंप्लीट रोटेशंस हुए होंगे?
क्विक आंसर, सोचो। ये 0 मिलीमीटर है, ये 1 है, ये 2 है, यहां पर 2.5 है। यहां तक आता तो 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन, 5 रोटेशन, 6 रोटेशन, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब इस केस में 10 बार तो हमने कंप्लीटली रोटेट कराया होगा, बट 11वां रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, वो पार्शियल था। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं 10 कंप्लीट रोटेशंस। 10 कंप्लीट रोटेशंस तो हो चुके हैं, प्लस सर्कुलर स्केल का 11 तो क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी 12 ने क्रॉस नहीं किया है, तो प्लस 11 सर्कुलर स्केल डिविजन्स। या हम लोग सीधे बोलते, अब यहां पर 10 रोटेशंस का मतलब है 10 इंटू एक रोटेशन का मतलब था 0.25 मिलीमीटर्स, तो 10 रोटेशंस का मतलब आ गया इतना, और प्लस 11 सर्कुलर स्केल डिवीजन, और एक सर्कुलर स्केल डिवीजन का मतलब था 0.01 मिलीमीटर। तो दिस विल बी 2.5 और प्लस 0.11, तो दिस इज 2.5 प्लस 0.11 एंड दिस इज इक्वल टू 2.61। या हम लोग ऐसे लिख सकते थे, हम लोग बोल सकते थे फॉर्मूले से, हम लोग बोल सकते थे रीडिंग इन मेन स्केल और प्लस n टाइम्स इंटू लीस्ट काउंट। तो रीडिंग इन मेन स्केल कितना था 2 और ये 0.25, ये 0.5, तो रीडिंग इन मेन स्केल दिख रहा है कि दिस इज 2.5 मिलीमीटर, प्लस n की वैल्यू थी 11 और लीस्ट काउंट की वैल्यू थी 0.01 मिलीमीटर, तो दिस विल बी 2.61 मिलीमीटर्स। हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्क्रू गेज का जीरो एरर क्या है, और इसका डिस्कशन बिल्कुल सिमिलर है जैसा हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर में डिस्कस किया था। अब यहां पर तो फिलहाल कोई मेजरमेंट हो रहा है, तो एक स्पेंडल ये था स्टड और एक स्टड ये था, तो फिलहाल तो यहां पर कोई ना कोई मेजरमेंट हो रहा है। अगर मेजरमेंट ना होता तो उस समय की सिचुएशन कि सपोज ये वाला स्टड ये तो फिक्स रहता है और दूसरा वाला जो था ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब यहां पर कोई गैप नहीं है। इसके बाद ये वाला पार्ट जो फिक्स रहता है उसको मैंने बनाया, और इसके साथ एक स्केल सर्कुलर स्केल वो फिक्स रहती, और इसमें डिवीजन्स बने हुए जिसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। ये हम लोगों की एक रेफरेंस लाइन है। इस समय दोनों स्टड्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और सर्कुलर स्केल की सिचुएशन ये है। इसका जीरो यहां पर है, 1, 2, 3, 4, 99, 98, और ये वाली जो लाइन है ये इसका जीरो यहां पर है। तो इस समय मेजरमेंट कितना है 0, यहां पर तो कोई गैप है नहीं, तो जो भी मेजरमेंट है उसकी वैल्यू कितनी 0, और ये इंस्ट्रूमेंट बता भी कितना रहा है 0, क्योंकि रीडिंग इन मेन स्केल अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो आ रही 0, और सर्कुलर स्केल का 0 मतलब n की वैल्यू भी 0 आ रही। तो जब एग्जैक्टली वैल्यू जो है वही बता रहा है, 0 वैल्यू को 0 बता रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी 0 एरर नहीं है। इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर कब आती है जब 0 वैल्यू को कुछ और बताना शुरू कर दे,
फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पर मैं एक और केस लेता, मैं बोलता कि ये दोनों स्टड S1 और जो दूसरा S2 है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब यहां पर जो मेजरमेंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0। लेकिन जब इसके बाद की सिचुएशन को हम लोगों ने देखा यहां पर, तो यहां पर एक तो मेन स्केल है ये 0 1 और एक ये थी सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल का 0 यहां चला गया, 1 2 3 4 99। सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के नीचे चला गया, और जबकि दोनों स्टड्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट कुछ रीडिंग दे रहा है। मैं तुमसे पूछता रीडिंग इन मेन स्केल कितना है, तो रीडिंग इन मेन स्केल में केवल 0 दिख रहा है और ये सारे पार्ट अभी नहीं दिख रहे हैं, तो रीडिंग इन मेन स्केल तो 0 आ गया। लेकिन कौन सा, कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन क्रॉस कर चुके हैं, 1 2, तो यहां पर जो n की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। अगर इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, तो इस समय जो रीडिंग आ रही है ये इंस्ट्रूमेंट बता रहा है रीडिंग इन मेन स्केल 0 + 2, जो 2 सर्कुलर स्केल डिवीजन क्रॉस कर चुके, इनटू लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, तो ये आंसर दे रहा है 0.02 मिलीमीटर। एग्जैक्टली लेंथ है कितनी, 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं, दोनों स्टड एक दूसरे को टच कर, और फिर भी इंस्ट्रूमेंट बता रहा है कि इस समय रीडिंग 0.02 मिलीमीटर आ रही। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में एक 0 एरर है, और इसी 0 एरर को बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। दिस इज पॉजिटिव 0 एरर। इंस्ट्रूमेंट कुछ ज्यादा बता रहे हैं, कम बता रहा है, ज्यादा बता रहा है, वो एक रीडिंग बता रहा है, वो बता रहा है कि 2 सर्कुलर स्केल डिवीजन के बराबर ये ट्रैवल कर चुका होगा। लेकिन जब पता चला यहां तो टच कर रहे हैं ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट कुछ बढ़ा के मेजर कर रहा है, कुछ एक्सेस मेजर कर रहा है, कुछ ज्यादा मेजर कर रहा है। और जब कोई इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मेजर करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। इसका मतलब इस केस में पॉजिटिव 0 एरर है। तो पॉजिटिव 0 एरर सर्च करने का तरीका है कि अगर स्क्रू गेज इस टाइप से रखा हुआ है और उसका 0 रेफरेंस लाइन के नीचे चला जाए, लेकिन दोनों स्टड्स एक दूसरे को टच कर रहे हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव 0 एरर है। तो एक बात तय हो गई कि ये इंस्ट्रूमेंट इतनी वैल्यू बढ़ा के मेजर करता है। तो अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट करवाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी घड़ी है 10 मिनट फास्ट है, और मैंने तुमसे पूछा टाइम बताओ कितना है, तो तुमने घड़ी देखा और बोला कि इस समय 2:15 है, तो तुम क्या टाइम बताओगे? तुम बताओगे घड़ी बता रही 2:15, लेकिन तुम बताओगे मेरी घड़ी 10 मिनट फास्ट है, इसका मतलब टाइम 2:05 है। 10 मिनट सब्सट्रैक्ट करोगे। ये इंस्ट्रूमेंट वैल्यू बढ़ा के मेजर कर रहे हैं, कितना ज्यादा मेजर कर रहे हैं, 0.02 मिलीमीटर। अगर मैंने इस इंस्ट्रूमेंट से कोई रीडिंग ली होती और उस रीडिंग की वैल्यू होती 7.56 मिलीमीटर, तो मैं बोलता है कि इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को कुछ बढ़ा के मेजर करता है, इसका मतलब रीडिंग इससे कुछ कम आ रही होगी। तो अगर एक्चुअल रीडिंग की बात करूंगा कि एक्चुअल लेंथ कितनी आ रही होगी, तो 7.56 मिलीमीटर माइनस 0.02 मिलीमीटर, ये हम लोगों की एक्चुअल रीडिंग आएगी। तो एक बात क्लियर हो गई होगी कि पॉजिटिव 0 एरर का क्या मतलब है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को बढ़ा के मेजर कर रहा है, इसका मतलब उसमें पॉजिटिव 0 एरर है, और स्क्रू गेज में पॉजिटिव 0 एरर आने का मतलब है कि जो सर्कुलर स्केल का 0 था वो रेफरेंस लाइन के नीचे आ गया, तब जब दोनों स्टड एक दूसरे को टच कर रहे थे।
एक नेगेटिव जीरो एरर होती है, तो वो इसका रिवर्स है। कैसे, ये देखना कि एक स्टेट फिक्स वाला S1 और दूसरा स्टेट जो मूव करता है जिसको स्पिंडल बोलते हैं ये S2, ये दोनों टच कर रहे हैं, मतलब यहां पर गैप की वैल्यू कितनी आ रही, गैप की वैल्यू आ गई 0। तो इस इंस्ट्रूमेंट को फिर 0 मेजर भी करना चाहिए, लेकिन जब हम लोगों ने इसका मेजरमेंट देखा, इसकी स्केल्स को देखा, तो वो स्केल्स कुछ ऐसे दिखाई दी। ये सर्कुलर स्केल थी 0, 99, 98, 97, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और मेन स्केल सपोज 0, 1 हिडन है, अभी मेन स्केल में कुछ दिख नहीं रहा है। अब की बार 0 पहुंच गया रेफरेंस लाइन के ऊपर, अब की बार 0 रेफरेंस लाइन के ऊपर पहुंच गया, इस जगह पर पहुंच गया। मेजरमेंट कितना, 0। अब की बार ये कम बता रहा है, क्योंकि हमारा मेजरमेंट पॉजिटिव तब होता है जब हम लोग इसको ऐसे घुमाते हैं, और ये तो उल्टा घूम गया। इट मीन्स ये निगेटिव रीडिंग बता रहा है। अगर हम लोग अपनी सर्कुलर स्केल को ऐसे घुमाते हैं तो पॉजिटिव रीडिंग देती, मतलब स्पेंडल इधर मूव करता है, अगर उल्टा घुमाएंगे तो नेगेटिव रीडिंग देगा। तो ये चूंकि नेगेटिव रीडिंग दे रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इस समय इंस्ट्रूमेंट के पास एक नेगेटिव एरर है, और इसी को बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर तब एग्जिस्ट करती है कि जब दोनों स्पेंडल एक दूसरे को टच कर रहे हो और सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के ऊपर चला गया हो। ऊपर नीचे का मतलब होता है हम लोगों का ओरिएंटेशन कैसा दिख रहा है, जैसा स्क्रू गेज मैंने बनाया उसके हिसाब से ऊपर चला गया। मतलब जब वो नेगेटिव रीडिंग मेजर करे तो नेगेटिव जीरो एरर है, और पॉजिटिव रीडिंग मेजर करें तो फिर पॉजिटिव जीरो एरर है। अब एक क्वेश्चन आता है कितनी एरर है। अब मैं तुमसे कहता कि ये जो जीरो है, इस जीरो को रेफरेंस लाइन पर लाना है। तो अगर मैं जीरो को रेफरेंस लाइन पर लाता, इसका मतलब मैं इसको थोड़ा सा घुमाता और इतना घुमाता, मतलब इस जीरो को यहां पर लाने का मतलब है कि मैं सर्कुलर स्केल को थोड़ा सा रोटेट कराता। तो इसमें दो कॉलम तो साफ साफ दिख रहा है, 1, 2, और ये पार्शियल था। तो 2 कंप्लीट सर्कुलर स्केल डिवीजन को क्रॉस कराना पड़ेगा और एक पार्शियल क्रॉस कराना पड़ेगा। लेकिन सबसे छोटी लेंथ जो हमको पता होती है वो यही पता होती है, इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। इसका मतलब अगर हम लोग 2 सर्कुलर स्केल डिवीजन का मूवमेंट करा दे तो ये जीरो इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा। लेकिन जब ये काम करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी कि ये जीरो तो यहां पर आ गया, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, लेकिन तब तक जो स्पिंडल है वो थोड़ा सा मूव कर चुका होगा, और ये मूव कर चुका होगा 2 सर्कुलर स्केल के बराबर। तो 2 सर्कुलर स्केल का मतलब था 0.02 मिलीमीटर्स। अब यहां से दिखेगा कि रीडिंग कितनी, 0, लेकिन यहां पर एक रीडिंग है 0.02 मिलीमीटर। इसका मतलब 0.02 मिलीमीटर की रीडिंग को ये इंस्ट्रूमेंट 0 बता रहा है, मतलब कुछ कम करके मेजर कर रहा है। तो जब इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल वैल्यू से कम मेजर करने लगे तो उस केस में आता है नेगेटिव जीरो एरर। अब सपोज मैंने इसी इंस्ट्रूमेंट से एक मेजरमेंट किया और वो मेजरमेंट था 7.56, तो मैं बोलूंगा कि ये इंस्ट्रूमेंट कुछ कम मेजर करता है, और कितना कम मेजर करता है, 0.02। तो इस वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे तो एक्चुअल मेजरमेंट आएगा 7.58। सपोज अभी मैंने घड़ी का एग्जांपल लिया था कि 10 मिनट फास्ट है, मतलब वो ज्यादा मेजर करती थी। अब तुमने एक और स्टूडेंट था, उसने बोला कि मेरी वॉच 20 मिनट स्लो है, और मैंने पूछा टाइम कितना, तो उसने बोला 2 बजा हुआ। लेकिन फिर उसको याद आया कि ये 20 मिनट स्लो है, इसका मतलब टाइम रहा होगा 2:20। तो उस 20 मिनट को ऐड करना पड़ा,
तो ये इंस्ट्रूमेंट चूंकि वैल्यू को घटा के मेजर कर रहा था, तो जितना घटा के मेजर कर रहा था उस वाली एरर को हमें ऐड करना है। तो ये जो डिस्कशन हो गया वो नेगेटिव जीरो एरर का। पॉजिटिव जीरो एरर के केस में जीरो रेफरेंस लाइन के नीचे चला जाता है और नेगेटिव जीरो एरर के केस में जीरो रेफरेंस लाइन के ऊपर चला जाता है। पॉजिटिव जीरो एरर में इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को बढ़ा के मेजर करता है, तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए उस एरर को घटाना पड़ता है। नेगेटिव जीरो एरर के केस में इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को कम बताता है, तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें उस वैल्यू को ऐड करना पड़ता है और तब एक्चुअल वैल्यू आती है। तो ये डिस्कशन हो गया स्क्रू गेज की जीरो एरर का डिस्कशन।